कर लेना। चलो 7.1 में एक 9th क्वेश्चन देखते हैं, बाकी पीछे आंसर मैच कर लिए थे तो क्वाड्रिलेटरल के टाइप वगैरह समझ में आ गए, पैरेललोग्राम वगैरह जो भी थे। 9th देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन है, इफ Q01 दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज इक्वी डिस्टेंस, ये जो Q पॉइंट है P से और R से इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। P के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 5, -3 और R के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, दैट मीन्स Q इक्वल डिस्टेंस पर है P और R से, तो डिस्टेंस क्या बनेगा PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या बनेगा QR, RQ एक ही बात होती है। तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, हमें फाइंड क्या करना है x एंड फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, और फिर QR और PR का डिस्टेंस फाइंड कर देना है। ठीक है, तो पहले तो x ही फाइंड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स, तो ये बनेगा PQ² इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट नहीं आएगा, ठीक, व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसका रूट, अब स्क्वायरिंग कर दिया रूट नहीं आएगा, PQ का स्क्वायर, तो क्या बनेगा 0 - 5 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस होल स्क्वायर, रूट नहीं आएगा स्क्वायरिंग कर दिया, RQ का स्क्वायर 0 - x होल स्क्वायर और 1 - 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर और यहाँ पर x स्क्वायर -16 इक्वल टू 0, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो x की वैल्यू या तो 4 आएगी या फिर कितनी वैल्यू आ गई 4 और -4, तो दोनों आंसर आ गया x इक्वल टू 4 और -4, एक आंसर आ गया। दूसरा उसने कहा था कि डिस्टेंस निकालो PQ का, PQ और Q का डिस्टेंस तो इक्वल ही है, PQ का डिस्टेंस क्या निकल रहा है 5 - 0, 5 का स्क्वायर 25, -3 -1 या 1 - 3, अल्टीमेटली 4 ही हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16 और उसका रूट, क्या आंसर आ रहा है। अब QR निकालना है, ऑब्वियस बात है कि 41 ही आएगा। अब आप x की वैल्यू 4 ले लो, तो अब निकालो 4 - 0, 4 स्क्वायर 16, 6 - 1 5 का स्क्वायर 25, वही आया। ये मैंने x इक्वल टू 4 लेकर करा, अगर x -4 लूंगा, अरे ऑब्वियसली अलग थोड़ा होएगा, जब x की दो वैल्यू इन दोनों को इक्वेट करने से ही हो रही है, तो x की दोनों वैल्यू के लिए आंसर तो सेम ही होगा, और जब दोनों इक्वल थे हाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या प्रॉब्लम है, PQ QR इक्वल है तो निकाल लिया। मैं तो सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए बता रहा हूँ कि सेम ही आएगा, अगर मैं -4 लूँ इसको तब भी आंसर सेम आएगा, -4 - 0, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है 25, सेम आ गया। क्या था इसके अंदर, नोट तो नहीं करना, और बताओ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी डिस्टेंस फॉर्मूला, कोलिनियर पॉइंट वाला थर्ड क्वेश्चन किया था, तो आंसर क्या है उसका, कोलिनियर थे या नहीं थे, नहीं थे, पॉइंट्स में निकलता है, नहीं किया, ये नहीं किया, 10 क्वेश्चन तो दिए थे, किया था, क्या आंसर आया, नहीं किया, कर लेना। पॉइंट में निकाला था स्क्वायर रूट, ऐसे कैसे पता लग गया, ऐसे तो पता ही नहीं लगेगा, ऐसे कर दिया तो गलत किया, फिर बेवकूफ़ हो तुम। फिर A 1,5, B दे रखा है 2,3 और C -2 -11, A B निकालते हैं, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 1 1 का स्क्वायर 1, 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया, BC निकालते हैं, -2 -2 -4 का स्क्वायर 16, -11 -3 -14 का स्क्वायर 196, 212। अब AC या CA निकालते हैं, -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, -11 -5 -16 का स्क्वायर 256, एक बार लिख देना डिस्टेंस फॉर्मूला 265। ऑब्वियसली दो छोटे डिस्टेंस तो यही हैं, तो हमें ये देखना है कि AB और BC को ऐड करें तो वो AC के इक्वल बनेगा या नहीं बनेगा, इट इज़ √5 + √212। अब इसमें ऐड थोड़ा कर देते हैं, इसके बाद आपको ये कैसे पता लगा कि AC के इक्वल ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, कैसे पता लगा, क्या आप कह रहे थे, आपने तो किया ही नहीं, पॉइंट में निकाला था, पॉइंट में अभी बदल लिया आंसर, अभी तो पूछा तो था मैंने, इसका निकाला था डेसिमल आंसर, पॉइंट को डेसिमल कहते हैं, तो आपने इन दोनों को सम इसके इक्वल नहीं है ये सीधा कैसे बोल दिया, कहाँ से दिख रहा है, प्लस करके भी नहीं दिख रहा, इसको ऐड कैसे कर सकते हो,
तो फिर इन दोनों का सम इसके इक्वल आएगा ही नहीं आएगा, मुझे क्या पता। नहीं लग नहीं रहा था ऐसे। अब पेपर में अगर आप लिख दो कि AB + BC इज नॉट इक्वल टू AC, तो लॉजिक तो होना चाहिए ना, कोई ना कोई लॉजिक तो होना चाहिए। तो कुछ नहीं है इसमें लॉजिक आपके पास। पॉइंट निकाला था आगे। अब तुम्हें ये नहीं आता तो फिर मैं क्या बताऊं। आता है ये नहीं आता, अरे 8th क्लास में सीखा होगा। 2 2 ज़ा 4, 1 0 0 4 डबल करते हैं, पॉइंट 42 84 जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं, यूनिट ऐड कर देते हैं इसके अंदर कहीं इसका भी। तो कितना बना 44 16, 2 0 उतारते हैं पेयर में और लास्ट से पेयर बनाना शुरू करते हैं। अब कितने पे जाएगा, मैंने कहा था 2 डेसिमल तक कर लेना। 400 3 पे ही जाएगा, ऑब्वियस बात है। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 13। आगे क्या करना है, चलता ही जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आएगा। तो 2 पॉइंट अप्रोक्स है ये। अब 212 का निकालना है, लास्ट से पेयर बनाते हैं। तो पहले 1 1 1 1 2 पेयर उतारा, ये 2 और फिर 24 पे जाएगा। 24 4 जा 96, 5 पे तो 25 5 जा 125 हो गया, बड़ा हो जाएगा। 6 16 2 0 28 कितने पे जाएगा 140, 5 पे चला जाएगा। 285 5 जा 5 5 जा 25 कैरी 42 4 14 6 पे तो बड़ा हो जाएगा। यस कर लें, मतलब बताइए मत कैलकुलेशन। 1 से तो क्यों टाइम लगता है। 175 00। अब 285 में 5 ऐड करेंगे 290। अब कितने पे जाएगा 5 पहले तेरे को पता लगा, पहले 6 पे भी जा सकता है। 5 या 6 में से जाएगा किसी एक पे। 290 ही कर लेते हैं पहले ट्राई। 5 2 45 4 6 भी देख लेना चाहिए एक बार, है ना। ऐसे फिर 6 6 ज़ा 36 3 6 9 ज़ा 54 5 क्यों नहीं जा रहा, जा रहा है। तो 17 कितने पे गया, इससे आगे हम कुछ नहीं करेंगे। 2 डिजिट तक कहा था मैंने, ये करना था, तुमने ऐसे ही पेल दिया। बताओ 6 और 3 9, 5 और 2 7, 4 और 2 6 और 1, कितना आंसर आया। अब क्या इसका 16.79 नहीं हो सकता, हो सकता है ना। अब तुम कहो कि नहीं इसका तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो गलत बात है। इसका भी 16 पॉइंट समथिंग ही आएगा, बट वी हैव टू चेक। एग्जैक्टली वी हैव टू चेक। ऐसे ही करेंगे 1। वैसे तो ना नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग रेपिटिंग है ना, कहाँ से एग्जैक्ट मैच करेगा, सोच कर देखो। लेकिन पेपर वाला थोड़ा ना मानेगा, आपको करके दिखाना है। 165 ठीक, 1 का डबल 2 26 पे चला जाएगा। अब 26 का टेबल भी नहीं आता होगा। 6 6 ज़ा 36 156 ठीक है। कितना बचा 9 32 हो गया। 16.20 उतार लेंगे। 300 3 पे जाएगा। 23 ना 2 पे जाएगा। 3 पे तो बड़ा हो गया थोड़ा सा, तो 2 640 16.2 आगे कुछ भी आ जाए, वो 7 है और यहाँ 2 है। आगे बस समझ में, बाकी निकाल लेना एक और। 6 5 2 00 324 कितने पे जाएगा। 3 8 जा 24 7 पे जाएगा। 8 पे तो बड़ा हो जाएगा, या 8 पे भी जा सकता है, देख लेना, बड़ा ही हो जाएगा बस 0.7। तो ऑब्वियस बात है कि ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो इसका मतलब इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब नॉन कोलिनियर। आ गया। पेपर में अगर आएगा तो मैं ये मेथड ही अप्लाई नहीं करूँगा। अगर मेरे को क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो हम 7.3 एक्सरसाइज जब करेंगे, अभी कल करेंगे 7.3 एक्सरसाइज या परसों करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर पॉइंट कोलिनियर है तो उनका एरिया 0 होता है, और अगर नॉन कोलिनियर तो एरिया नॉन जीरो होगा। हम इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया निकलेगा 1 मिनट से पहले, एरिया नॉन जीरो आएगा, इसका नॉन कोलिनियर, खत्म। हम इस मेथड को तब कर सकते हैं, या तब करने का फायदा है जब ये आंसर रूट में ना आ रहे हो, सिंप्लीफाई होकर आ रहे हो, ठीक है। और मैं कहता हूँ ये करने की जरूरत ही नहीं है ना, एरिया लगा दो, एरिया तो हर बार लगा सकते हो आप, इजी हो जाएगा, ठीक है। बाकी अभी फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ऐसे करना था, यानी कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी।
क्योंकि नियर बाय आ रहा है आंसर सब दोनों का। अब 7.2 करें। 7.2 इस चैप्टर में कल मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है और एरिया ऑफ ट्रायंगल है और सेंट्रोइड है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने प्रूफ देख लिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया। डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन यूज़ किया है ट्रायंगल का, ट्रायंगल के बारे में बताने में कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, स्केलिन है या इक्विलेटरल है, ये सब क्वाड्रिलेटरल की स्क्वायर है, पैरालोग्राम, रेक्टेंगल है या क्या है, ठीक है। और कोलिनियर पॉइंट को चेक करने में और कुछ क्वेश्चन की एक्स एक्सिस पॉइंट निकालो, ये सब से है ना, और दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं। अब 7.2 एक्सरसाइज में जो हमारा कंसेप्ट है वो कौन सा है, इसे नोट कर लेना इसमें सही, ठीक। सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला इसका ना एक पर्टिकुलर केस क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक पर्टिकुलर केस है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले से मिड पॉइंट फॉर्मूला भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला, सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है वो समझना जरूरी है कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। कोऑर्डिनेट हमें पता क्या होता है, कोऑर्डिनेट। द सेक्शन फॉर्मूला is used to obtain the point, the coordinate of the point, to obtain the coordinate of the point। मैंने पॉइंट लिख दिया ब्रैकेट में, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। सेक्शन फॉर्मूला इज यूज्ड टू obtain the coordinate of the point, उसे ढंग से ही लिखते हैं, is used to obtain the coordinate। कोऑर्डिनेट का मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ऑर्डर्ड पेयर है ना, वो माइंड में आ जाना चाहिए। कोऑर्डिनेट ये क्या चीज़ है, पॉइंट। इस पॉइंट है ना, अगर एक नंबर लाइन है तो नंबर लाइन का जो पॉइंट होता है ना, उस वो पॉइंट एज ए कोऑर्डिनेट तो है ही, लेकिन वो पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। जैसे ये पॉइंट 5 है तो ये पॉइंट सिर्फ एक डॉट ही है, ये 1 डायमेंशन में है। तो 1 डायमेंशन में इसको कैसे दिखाते हैं, सिंपली 5 लिख दो। जैसे अगर ये x है तो x इज इक्वल टू, यानी इसके अंदर पेयर वाला कंसेप्ट नहीं लगता क्योंकि हम एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं। इसी पॉइंट को अगर मैं एक प्लेन के ऊपर विजुलाइज करता हूं तो फिर हाँ 5 कोमा मतलब a कोमा b होगा, a और b की कोई वैल्यू होगी। वही पॉइंट जो पहले सिर्फ एक सिंगल वैल्यू में था अब वो किस में है, पेयर में। इसलिए वर्ड क्या यूज करता हूं, कोऑर्डिनेट। 3 डायमेंशन में स्पेस की बात करूं, रियल वर्ल्ड के अंदर यहां कोई पॉइंट है तो उसके अंदर ट्रिपलेट होगा, ए बी और, क्योंकि मुझे इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए किसी ना किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। कैसे, पहले हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल और फिर हाइट। जैसे करने को यहां पर पहुंचना है और ओरिजिन क्या है, मान लो वो कॉर्नर ओरिजिन है तो उस कॉर्नर से पहले ऐसे चलूंगा, फिर ऐसे और फिर ऐसे, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अगर मैं एक प्लेन पर हूं तो लेंथ और ब्रेड्थ, और अगर मैं एक लाइन पर हूं तो नो लेंथ नो ब्रेड्थ, बेसिकली एक ही डायमेंशन, चाहे आप उसको लेंथ को, ब्रेड्थ को, हाइट हो, उसमें सभी डिस्टेंस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मेजर होते हैं। ये फिक्स पॉइंट इधर है या उधर है, एक ही डायमेंशन एक ही लाइन पर है। लेकिन अगर ऐसे आ गया तो इधर है और उधर है, मतलब लेंथ भी बताओ ब्रेड्थ भी बताओ, और 3 डायमेंशन में हाइट भी आ जाएगी। 9th में 8th क्लास तक सीखा नंबर लाइन में, 8th क्लास में सिर्फ नंबर लाइन में सीखा, 9th में सीखा कि प्लेन में, 10th में भी कहाँ सीख रहे हो, प्लेन में। यानी 2 साल आपको 9, 10 में प्लेन पे काम करना है, और 11th क्लास में जाओगे तो स्पेस में, मतलब 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये एक्स, ये वाई और ये ऐसे बाहर है जेड एक्सिस। तो वहाँ पर स्पेस में कोई भी पॉइंट आप लोकेट कर सकते हैं। तो 3 कोऑर्डिनेट होंगे उसके अंदर, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ट्रिपलेट कहेंगे। अभी हम प्लेन की बात कर रहे हैं, मतलब किसी भी पॉइंट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमेशा वो पॉइंट क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन में, पहला ऑर्डिनेट और पहला एब्सिसा और दूसरा ऑर्डिनेट। तो सेक्शन फॉर्मूला इज यूज्ड टू ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट, किसके कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मैंने यह वर्ड यूज किया, मतलब एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं, यूनिक है। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या लिखा आगे, विच। अब ध्यान से समझना, ये बहुत गोल्डन वर्ड्स हैं, ये एग्जैक्ट और एक्यूरेट वर्ड्स हैं, ये जो मैं बता रहा हूं यहीं से समझ में आएगा सेक्शन फॉर्मूला है क्या। क्या लिखा, कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन। एक वर्ड है डिवीजन, डिवीजन से क्या समझते हो, डिवाइड करना, है ना,
पार्ट्स में डिवाइड होगा तो पार्ट्स होंगे ही उसके, अगर कोई चीज़ को मैं डिवाइड करूंगा तो उसके क्या होंगे, पार्ट्स। लेकिन डिवीज़न का मतलब कितने पार्ट्स, कितने भी हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि हमने डिवीज़न कैसा किया है। अगर बिल्कुल मिड पॉइंट से काटा है तो 2 पार्ट्स होंगे इक्वल, 3 में करा है 3 इक्वल हो जाएंगे, ट्राइसेक्ट हो गया तो वो तो पर्टिकुलर हो गया, बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट। लेकिन सिंपली इंटरसेक्ट करा है तो डिवाइड तो हुआ है, लेकिन वो इक्वल है ऐसा जरूरी नहीं है। देयर विल बी 2 पार्ट्स, तो पहला पार्ट और दूसरे पार्ट की कुछ ना कुछ रेशो होगी। मैं डिवीजन की बात कर रहा हूँ, मतलब इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ। विच डिवाइड, ठीक है, द सेक्शन वॉल इज यूज्ड टू ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच, डिवीजन बन नहीं रहा ना, अच्छा चलो, ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, ठीक है, विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ लाइन। जॉइन ऑफ लाइन का मतलब लाइन सेगमेंट, जॉइन ऑफ लाइन का मतलब है लाइन सेगमेंट। विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ लाइन हैविंग, या लाइन सेगमेंट लिख लो, हैविंग 2 एंड पॉइंट्स इन द गिवन। ये हो गई इसकी डेफिनेशन, मीनिंग, व्हाटएवर कुछ भी कह लो। So section formula is used to find out the किस पॉइंट के, वो पॉइंट जो लाइन, ज्वाइन ऑफ लाइन को क्या कर रहा है, जो लाइन ज्वाइनिंग को डिवाइड कर रहा है, और जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके एंड पॉइंट्स गिवन है, और वो रेशो भी हमें। टू सम अप इसका क्या मतलब बनता है बता रहा हूं, देखो ये हमें एक पॉइंट गिवन है, ये हमें एक पॉइंट गिवन है, ये 2 एंड पॉइंट्स हो गए, फिक्स पॉइंट्स हो गए, ये एक पॉइंट क्या है, ठीक है, ये पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है ना ए बी को, ये ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए बी को इंटरसेक्ट करते ही कितने पार्ट्स कर देगा, ए बी के 2, वो कोई भी 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट है ए सी और दूसरा पार्ट क्या है, बी सी या सी बी, है ना। तो C क्या कर रहा है, C डिवाइड कर रहा है, C डिवाइड्स AB इन 2 पार्ट्स, नेमली AC एंड BC या CB। अगर A से C का डिस्टेंस पता है मेरे को और C से, अब ऐसा हो सकता है कि AC का डिस्टेंस 3 है और BC का डिस्टेंस, हो सकता है ना, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस 9 है, तो 3 लिख सकता हूँ, 3/9 में डिवाइड कर रहा है ना, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, तो हमें क्वेश्चन में रेशो गिवन है, एक्चुअल डिस्टेंस गिवन नहीं है। डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, पर उस डिस्टेंस की सिंपलेस्ट रेशो दे रखी है। तो अब मुझे ये बताना है कि अगर मेरे पास A के कोऑर्डिनेट है 5,6, B के कोऑर्डिनेट है 9,15, और A से B के बीच का जो, अब देखो बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो, तो A पॉइंट होगा कहीं, फिर B पॉइंट होगा कहीं, ये A है ये B है, दोनों के कोऑर्डिनेट अपने को पता है, इन दोनों के बीच की लाइन सेगमेंट भी पता है, और यहाँ बीच में कोई पॉइंट है C, उस C पॉइंट तक A से लेकर C की रेशो, A से C का डिस्टेंस और B से C के डिस्टेंस, उन दोनों की रेशो, क्या रेशो है, रेशो गिवन है 1:3, इसका एंड पॉइंट गिवन है, इसका, तो ये जो डिवीजन का पॉइंट है ये इंटरनल डिवीजन हो गया। इंटरनल डिवीजन जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y की जो वैल्यू निकालनी है, उस वैल्यू को हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या देता है, पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर गिवन विद द गिवन रेशो। 3 में भी कर सकते हो, 4 में भी कर सकते हो, तो आपको हर एक पॉइंट अलग अलग निकालना पड़ेगा। वो एक पॉइंट को निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है। अब तू एक लाइन के 15 पार्ट्स कर ले, एक कोऑर्डिनेट तो 2 ही कर सकते हैं। एक कोऑर्डिनेट तो 2 पार्ट डिवाइड करेगा, हाँ, और 2 कोऑर्डिनेट 3 करेंगे। ऑब्वियसली जितने, अगर मान ले एक लाइन के 15 पार्ट करने हैं, एक क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। मेरे पास 100 मीटर क्लॉथ है, क्या कहा मैंने, 100 मीटर कपड़ा है, रोज मैं 10 मीटर काटता हूं, कट कर रहा हूं, कितना, कितने दिन में खत्म हो जाएगा, यानी पूरा
किसी ने 10 दिन भी सोचा होगा? 10 या 9? 9 डे। 10 क्यों नहीं आएगा? 10th वाले दिन काटना ही नहीं पड़ेगा ना, वो 10 मीटर ही बचा होगा। ऐसे करो, इसको 30 मीटर कर लो। पहले दिन कितना काटा? 10। कितना रह गया? 20। अगले दिन कितना काटा? 10। कितना रह गया? 10। अगले दिन थोड़ा काटोगे, कितने लगे? 2। कितना था? 30। यानी एक लाइन को 2 बार कट लगाओगे तो पार्ट्स कितने हो जाएंगे? नहीं आई बात समझ में? वो एपी में लैडर वाला क्वेश्चन यही था। रंग्स एक ज्यादा क्यों थी? वो एंड पॉइंट्स को मिला लूं तो 4 नहीं हो गए? देखो 3 बातें हैं, उसके बीच के कितने पॉइंट हुए? 2, लेकिन एंड मिला लूं तो 4। पार्ट्स कितने हुए? 3। समझ में आ गई बात? 3 इक्वल पार्ट्स, लेकिन बीच में पॉइंट 2 और 4, मतलब टोटल पॉइंट 4। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस है। अब समझ में आ गया। सेक्शन फॉर्मूला इज यूज्ड टू ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द लाइन, मतलब लाइन सेगमेंट विद 2 गिवन एंड पॉइंट्स एंड विद द गिवन रेशो। यानी हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? 3 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी 3 चीज़ें? एक तो रेशो और एक दोनों के एंड पॉइंट्स। तो हम क्या निकाल सकते हैं? मतलब डिवीजन का पॉइंट। क्लियर? उसके लिए मेनली सेक्शन फॉर्मूला निकालेंगे। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है ये तो पता लग गया। अब फॉर्मूला क्या है उसको ड्राइव कर लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे? टोटल 4 चीज़ें हो जाएंगी। एक पॉइंट ऑफ डिवीजन, 2 एंड पॉइंट और एक रेशो। टोटल कितनी चीज़ें होगी? 4। कोई भी 3 चीज़ों दे दो मेरे को, कोई भी 3 चीज़ें, तो एक चीज़ मैं निकाल सकता हूँ। मतलब एक एंड पॉइंट, एक रेशो और एक पॉइंट ऑफ डिवीजन दे दो तो दूसरा एंड पॉइंट पूछ लेना। दोनों एंड पॉइंट दे दो और मिडिल पॉइंट ऑफ डिवीजन दे दो तो रेशो पूछ लेना। रेशो दोगे तो पॉइंट ऑफ डिवीजन बता देंगे, पॉइंट ऑफ डिवीजन दोगे तो रेशो बता देंगे। एनीथिंग। ठीक है, अब इसको फाइंड करते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। है कोई डाउट? अब इसको कैसे निकालना है देखो। अच्छा, हमने 6 चैप्टर की बात की थी, थोड़ा बहुत तो हमने 6 चैप्टर कर ही रखा है ना ट्रायंगल वाला। तो जो यूज होना है जितना कर रखा है मैं उस हिसाब से तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने बताया था कि सिमिलर ट्रायंगल के लिए ये सिंबल यूज होता है, और अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स इन द सेम रेशो और एंगल सेम हो जाते हैं, है ना। रेशो सेम लिखनी आती है हमें। अच्छा, एक बात और, ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए रूल भी बता दिए थे, बस प्रूफ नहीं कराया था इन रूल्स को, लेकिन रूल तो है ना। तो तुमने 9th में कौन से सभी प्रूफ कर रखे हैं ये याद है आपको, तो रूल लगाने आने चाहिए। ट्रिपल ए, ट्रिपल एस या एस, इन तीनों रूल में से कोई भी रूल लग जाए तो ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक, बस इस बात का ध्यान रखना। प्रूफ करा देता हूँ। ठीक है, देखो ये क्या चीज़ है और ये वाई एक्सिस और ये। क्लियर? तो हमने एक पॉइंट ले लिया ए पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, ओरिजिन ये रहा, ये लेंथ और ये लेंथ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिए x1 और y1। तो ये लेंथ कितनी है और ये लेंथ, कोई दिक्कत नहीं। कहीं और पॉइंट ले लिया। अच्छा, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं, आप कहीं मर्जी ले लो, तरीका तो एक ही है, सभी एक जैसे प्रूव होते हैं। दूसरा पॉइंट ले लिया हमने b, x2 और y2। अगेन क्या ड्रॉ करा? इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं कुछ m, इस परपेंडिकुलर पॉइंट का इसका नाम रख लेते हैं n। ये लेंथ कितनी? ये x2 y2 में क्वेश्चन क्यों करते हैं हम, मतलब क्यों कंसेप्ट को ड्राइव करा रहे हैं? देखो x1 y1 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, प्लस माइनस, है ना। हाँ, अल्फाबेट्स की फॉर्म में स्टडी करना इज कॉल्ड अलजेब्रा। तो हम अलजेब्रा ही कर रहे हैं, बस ज्योमेट्री के अंदर अलजेब्रा के फॉर्मेट से प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। AB को ज्वाइन कर देते हैं, तो AB को ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने AB को ज्वाइन कर दिया, क्या बन गई? स्ट्रेट लाइन। कल हमने इसका डिस्टेंस निकाला था, आज हम क्या काम करने जा रहे हैं? इसके बीच में कहीं भी पॉइंट ले लेते हैं। कहाँ ले? कहीं भी ले लेते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, टेक एनी पॉइंट, जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट लेना है, कहीं भी ले लो। ठीक है, बस मुझे तो ऐसे लेना है कि आपको दिख जाए प्रॉपरली। इस पॉइंट का नाम क्या रखा? इस C पॉइंट से भी मैं क्या ड्रॉ करता हूँ? एक इस पॉइंट का नाम R रख लेता हूँ। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट कर लेता हूँ x और y, जो मुझे निकालनी है एक्चुअली x और y की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो ये वाली लेंथ और यहां तक की लेंथ, ध्यान रहेगा ना, रेड वाली लेंथ और वो y। ठीक,
अब मुझे क्या चाहिए, सी के कोऑर्डिनेट। लेकिन ये तो पता ना मेरे को कि ए सी और सी बी की रेशो क्या, ए सी रेशो दैट इज ए सी डिवाइड बाय, ये रेशो क्वेश्चन में गिवन है। बुक में M1 और M2 लेता है रेशो, यही लूं या M रेशो N ले लूं? अरे वो पॉइंट है भाई, कैपिटल लेटर कहाँ है यार, ये कैपिटल लेटर है M और N, वो स्मॉल लेटर है, वो नंबर्स हैं, ये नंबर्स नहीं है। हाँ ये तो कोऑर्डिनेट है ना, ठीक है। ले भाई तू कुछ और रखवा ले इनको, ठीक है। P और Q भी रखे हुए हैं क्या? P और Q तो नहीं यूज किया हुआ, P और Q अभी, ठीक है। तो M1 M2 यूज करूँ या M और N यूज कर लूँ? मेरी मर्जी है तो M और N यूज करता हूँ मैं, बोलने में आसानी रहती है। M रेशो, ठीक। जब चीटिंग करते हैं तो रोल नंबर उसका तो नहीं चिपका देते ना, और नेम, है ना, इतना तो दिमाग लगाओगे ही ना। तो M1 M2 की जगह अगर MN यूज करो तो MN की फॉर्म में ही आएगा, ठीक। AC और CB की रेशो हमें क्वेश्चन में, तो A से C वाली जो लेंथ है M और इसकी रेशो, अगर मैं पूछूं AC की वैल्यू M है, नहीं गलत, M K है, याद होगा ना छोटी क्लास में से 2:3, इट इज 2x, इट इज 3x, M K और N K। चलिए आगे, रेशो M रेशो N है। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब एक छोटा सा काम करते हैं, A से क्या ड्रॉ करा, किसके, x एक्सिस के, और C से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी x एक्सिस के, ठीक। ये एंगल आप बताओ मेरे को कितने आएंगे, रीजन 90 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। अब मुझे ये बताओ, इस पॉइंट का नाम नहीं रखा हुआ ना, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं S, इस पॉइंट का नाम T, क्लियर। दो ट्रायंगल दिख रही हैं, कौन सी, ACS, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अच्छा कोई बात नहीं, एक एंगल 90 डिग्री तो दिखा कि वो भी नहीं दिखा, कौन सा दिखा, ये 90 डिग्री दिखा, ये 90 डिग्री दिखा, तो एक एंगल दोनों में क्या हो गया, एक एंगल मिल गया, बाकी दो और चाहिए। इस एंगल का नाम रख लेता हूं मैं 1, ठीक, और इस एंगल का नाम रख लेता हूं 2। क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? नहीं होंगे, फीलिंग नहीं आई, वो है ना, वो ऐसे वाला फील नहीं आया, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला फील नहीं आया। ऐसे कुछ डायग्राम है ना, ये इसके पैरेलल है। अच्छा ऐसे करता हूँ, एक्सटेंड कर दूँ तो भाई पैरेलल नहीं रहेगा क्या? रुक तो, ये देख पहले, तो मेरे को पता है, तभी तो फील नहीं आ रहा था। कईयों को तो ये नहीं पता लगा कि ये पैरेलल कहाँ से, ऐसे धक्के से बोल रहे हो। 8th क्लास की बात है ये, ट्रांसवर्सल लाइन में आज भी धोखा हो जाता है बच्चों को। अरे यार इसको एक्सटेंड कर ले, एक्सटेंड कर लिया, अब मैं वहाँ नहीं कर रहा, गंदा हो जाएगा डायग्राम। यहाँ अलग से बनाया, एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देता हूँ, इसके अंदर ही देखना है। अब इस लाइन को ये कंफ्यूज देती है, कंफ्यूज करते हैं लाइन। अब देखना, ये दोनों लाइनें पैरेलल थी और ये लाइन, ये एंगल और ये एंगल, हाँ ये तो इक्वल ही होते हैं। कौन से एंगल होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब तो नहीं कंफ्यूजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या है क्या नहीं है। तो 1 = 2 बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए आगे। अच्छा ये वाला एंगल, ये वाला, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ ऑब्वियसली। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? ये वाले की, और फिर ये वाले की। ये लाइंस भी पैरेलल हैं, क्लियर हुआ? तीनों एंगल इक्वल हो गए, दो से भी काम चल जाता। अब एंगल साइड, एंगल ट्रिपल ए लिखूं या रहने दूं, है ना? ये बात तुम्हें समझ में आ गई, बस यही यूज होता है चैप्टर 6 का। बाय एंगल रूल द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कोई प्रॉब्लम? कौन से ट्रायंगल सिमिलर है, नेमिंग कर लेते हैं। तो ट्रायंगल सिमिलर है ACS ट्रायंगल सिमिलर है किसके? ए के कॉरस्पॉन्डिंग लेटर
सी, फिर सी के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर जो एंगल था वो बी, और एस पर 90 था, तो दोबारा बताऊं क्या? क्लियर? अब ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो क्या होगा? साइड साइड इन द सेम रेशो, ए सी डिवाइड बाय, ये तो आता है ना फर्स्ट सेकंड, सी एस बाय ए एस बाय, नहीं आया। अब यहां से आप क्या कह सकते हो? छुट्टी। चलो, ए सी की वैल्यू, दैट इंप्लाइज ए सी की वैल्यू मुश्किल है, ए सी की वैल्यू पता नहीं, सी बी की भी नहीं पता, एम तो है ही नहीं ना, एम का है, ए सी बाई सी बी की वैल्यू तो है ना एम के बाई एन के, सिंपलेस्ट रेशो एम रेशो एन। सी एस की वैल्यू सिमरन बताना, सी एस की वैल्यू इसकी सी एस की वैल्यू दिख नहीं रहा डायग्राम में, बताओ। अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है तो सी एस की वैल्यू y1 माइनस बाय जो ये पूरी लाइन है जो सी आर माइनस ए पी कितना है? इतनी गंदी हैंड राइटिंग भी नहीं है मेरी, ए पी नहीं दिख रहा क्या? ए पी नहीं दिख रहा, कितना है ए पी? और सी से आर रेड से अलग कर रखा है उसको, तो क्या वैल्यू आ गई? y माइनस, क्लियर? अब श्रेया बताना नेक्स्ट, किसकी वैल्यू चाहिए? बी टी की, बी से टी की वैल्यू, यस यस नहीं है वैल्यू बताना उसको, हाँ बी टी की वैल्यू, इस पूरी वैल्यू y2 उसमें से क्या माइनस कर रहा है? y, तो क्या वैल्यू आई? इज इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, और पर बता आगे ए एस की वैल्यू, ए एस पी आर के इक्वल होगी, क्यों? रेक्टेंगल है। अब पी आर की वैल्यू पी से लेकर आर की वैल्यू, इतनी वैल्यू x1 तो इतनी लेंथ है, हाँ इस लेंथ में से इस लेंथ को माइनस तो ही तो लेंथ बचेगी, x माइनस, और अब सी टी की वैल्यू, सी टी की वैल्यू क्या वैल्यू आएगी? x2 नहीं आया समझ में, पहले दो को ले लेता हूँ, तीनों इक्वल है, तो m बाय n इक्वल टू, क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई my2 चलें आगे, इसको इधर ले आता हूं, ny1 प्लस का my2 ऑलरेडी प्लस का है, इसको उधर ले आता हूं, ny प्लस, एक ही बात है, कॉमन क्या निकल जाएगा? अंदर क्या बचेगा? m माइनस प्लस m, इसको इस साइड लिख देता हूँ, my2 पहले लिख देता हूँ, और n एक ही बात है, y की वैल्यू क्या निकल गई? फाइनली y की वैल्यू, अब ये इतनी गंदी सी वैल्यू जो भी है तुम्हारे सामने आई है, जैसे भी आई है, बिल्कुल सिंपल प्रूफ करके, कोई तकलीफ तो नहीं ना। चलें आगे, अब ये बताओ अगर y की वैल्यू समझ में आ गई तो x की वैल्यू भी निकाल लोगे? ध्यान से देखना, y की जगह x है, y1 की जगह x1, y2 की जगह, और y की जगह एग्जैक्ट सेम होगा, बस y की जगह x आता रहेगा, तो फॉर्मूले में क्या वैल्यू आएगी? mx2 nx1 बाय, ये कहो तो लिख कर दिखाऊं, जहाँ पर y है वहाँ पर x, प्रूव हो गया, ये इसकी डेरिवेशन होगी, हटा दो इसको। अब कुल मिलाकर हमने क्या सीखा? ये जो x और y था यही तो निकाल रहे थे, ठीक? तो एक बार मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो फाइनली x और y हमने निकाल लिए। तो अब ये जो x और y हमने निकाल लिए हैं, इस वैल्यू को इंटरप्रेट करते हैं।
ये पॉइंट ए, उसमें वैसे बनाई थी मैंने लाइन, लाइन सेगमेंट या जैसे मर्जी बना लो, और ये बी, ए के कोऑर्डिनेट क्या थे x1 और बी के कोऑर्डिनेट क्या थे, और यहां पर कहीं भी पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे x और m रेशो n, मतलब a से c m और c से b n, रेशो m रेशो n। डिस्टेंस तो m और n नहीं है पर रेशो m रेशो n है। इफ दिस रेशो इज गिवन a गिवन b गिवन, तो जो c के कोऑर्डिनेट है इट इज गिवन बाय x और y, जहां पर मैंने x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल ली है तो मैं पुट कर रहा हूं, तो c इज इक्वल टू, बीच में कॉमा। अब जो x कोऑर्डिनेट है उसके लिए क्या करना है, देखो लेफ्ट साइड वाला रेशो वाला नंबर m, और राइट साइड पे चले जाओ जो कोऑर्डिनेट है वो, ऐसे बनाओ एरो। याद करने का जुगाड़, देसी जुगाड़, इंडियन जुगाड़। m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x2 से, m को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में लगाएंगे। अब इधर वाली रेशो, इधर वाला पॉइंट, हाँ वो जो पता है ऐसे ही कराते हैं। स्टार्ट चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से, बस करना क्या है, मतलब क्रॉस। तो क्या बनेगा, n इंटू x1 डिवाइडेड बाय इनका रेशो का सम। यही फॉर्मूला था ना, लेकिन पहले हमने समझा ये आया है, फिर हमने उसको रट्टा लगाने की टेक्निक देख ली भाई। रट्टा लगाने के लिए ऐसे एरो बनाकर कुछ भी, बट एवर है ना। अब y के लिए भी सेम करना है, बस इस बार y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो m इंटू एरो तो वही रहेगा my2। बुक में आपको मिलेगा m2 x1, क्लियर, और m1 x2। यहां पर m1 m2 यूज करता है, वो 1 2 1 2 ही करते रहो इसमें, ठीक है। mn की फॉर्म में m x2 प्लस n x1 m प्लस n, और ये हो गया, ये आपका सी का फॉर्मूला बन गया। तो इस फॉर्मूले को ही क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में क्या यूज हो रहा है, m और n मतलब रेशो, और क्या यूज हो रहा है, x1 x2 कोऑर्डिनेट्स, और मिल क्या रहा है, पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये जो c मिला, ये क्या मिला एक्चुअल में, पॉइंट ऑफ, ये कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन मिला, इंटरनल। एक पॉइंट होता है एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन। एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन में क्या होता है, कोई एक्सटीरियर पॉइंट, जैसे एक लाइन सेगमेंट है AB, यहां बाहर कोई पॉइंट है C, ये C पॉइंट AB को डिवाइड कर रहा है m रेशो n में, तो वो पॉइंट कहाँ है, x, ये तो पॉइंट इंटीरियर हो गया, आउटसाइड है, वो AB के बाहर है, इस साइड या उस साइड कहीं भी है, वो AB को एक रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो उस C के पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूले में यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। एक्सटेंड किया, हाँ एक्सटेंड कर लिया, लेकिन C पॉइंट यहाँ नहीं है, एक्सटीरियर में है C पॉइंट। डिवाइड कैसे करेगा, ये सब चीज़ें हैं ना, 10th क्लास के बच्चे के माइंड में आती हैं ये बातें, सही सोच रहे हो तुम। डिवीजन करता है, ऐसा है, ये 11th क्लास का कंसेप्ट है, ठीक है। वैसे तो 10th में भी सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा होट्स के ऊपर जाना पड़ेगा। NCERT वाला अभी इंटरनल डिवीजन देता है, 11th क्लास में एक्सटर्नल डिवीजन के ऊपर है, 11th क्लास में, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th क्लास के अंदर, वहां पर एक्सटर्नल डिवीजन सीखेंगे, ठीक है। अभी सीखना तुम्हें तो मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन पहले ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर, क्योंकि अभी इसके क्वेश्चंस कर लो, पहले सेक्शन फॉर्मूले में थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करो, फिर ये समझने में मजा आएगा कि एक्सटर्नली डिवाइड कर सकते हैं हम, और होता भी है, प्रैक्टिकल पॉसिबल है। लेकिन अभी ठीक है, अभी आप इंटरनल, यानी अब ये सीख लो बस कि सीख जो रहे हो वो, उसका नाम इंटरनल डिवीजन है, ये अंडरस्टूड होनी चाहिए बात। कहीं एक्सटर्नल डिवीजन आ गया 1%, वैसे तो नहीं आएगा, तो फिर फॉर्मूले में प्लस की जगह यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस होता है, ठीक है। उसका भी डेरिवेशन करा दूंगा। अभी फिलहाल सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ से मैंने कहा था कि क्या निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो मिड पॉइंट। फॉर्मूले में खुद सोचो, रेशो 1:1 होगी, ये मिड पॉइंट तभी हो सकता है जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो। अगर ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस x है तो इक्वल, डिवाइड करूंगा तो 1:1 सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा, चाहे 2:2 हो 1:1 एक ही बात है, सिंपलेस्ट 1:1। अब लगाना 1 × x2 प्लस x1, 1 + 1 y1 प्लस, आगे पीछे लिखूं क्या फर्क पड़ता है, y2 + y1। दिस इज व्हाट द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। ऐसा यूज किया हुआ है पहले कभी, नहीं किया होगा, चलो नहीं किया हो तो वैसे 9th क्लास में शायद कर रखा हो। खैर मिड पॉइंट फॉर्मूला ये है, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो। चलें आगे, ये हो गया हमारे पास। इस फॉर्मूले में जो m और n है ना,
यहाँ पर आपको दिख रहा है दो वेरिएबल है या दो अननोन है, m की वैल्यू और n की वैल्यू, लेकिन एक्चुअल में ये एक ही है, m और n एक ही है। बताऊंगा क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन आएगा ना तो बताता हूँ कि उसमें कैसे करना है, ठीक है। m और n एक ही है। मतलब आप इसको m रेशो n है ना, दो दिख रहे हैं सिंबल, अगर मैं n से डिवाइड करूँ गलत तो नहीं ना, जैसे 4:2 है, 2 से डिवाइड करूँगा तो रेशो क्या आ गई। किसी चीज़ को 4:2 में बांटना या 2:1 में बांटना सेम है या अलग अलग है? सेम है, क्योंकि रेशो तो वही है ना। एक को अगर 50 रुपये मिला तो दूसरे को 25 ही मिलेंगे, यही मतलब है 2:1 का, यही मतलब है 4:2 का। एक को जितने मिल रहे हैं दूसरे को उसके हाफ मिलेंगे, यही मतलब है 8:4 का। अगर m/n है तो उसका मतलब ये भी है कि m/n और n/n, n/n तो 1 हो गया, m/n को मैं k नाम रख सकता हूँ, k/1। अब कितने दिख रहे हैं इसके अंदर? एक k, उसमें कितने दिख रहे थे? m और n। तो इस सेंस में कह रहा हूं मैं कि वो दो नहीं है, एक ही है एक तरह से, ठीक है। तो ये बताओ फॉर्मूला समझ में आ गया ना, जिगजैग इधर उधर करने वाला, ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना बस। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, बुक से ही कराऊं या ऐसे ही करा दूं? कर लोगे? ऐसे ही करा दूं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ a point which divides the line joining 2,3 and 4,5 in 2:3। पहला क्वेश्चन यही होता है, बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ a point which divides the line joining this and this in ratio 2:3। पता है अपने को, पॉइंट पता है, मजे लो, फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन खत्म। ये 10th क्लास वाले बच्चों के लिए होता है। कैसे? ये पॉइंट हो गया ए और एनसीईआरटी है ना, 2,3 पॉइंट, नाम रख लेना बी, 4,5। अच्छा ए भी कोई भी नाम रख सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं, कौन सा प्रूफ थोड़ा करके दूंगा। नहीं, मतलब ये बना, ये चित्र बनाना जरूरी है, ठीक है। अच्छी फीलिंग आती है, ऐसे बना लो यार, बढ़िया रहेगा, ठीक है। हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन को ग्राफिकली आप इंटरप्रेट करोगे ज़्यादा इजी रहेगा। मान लो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो आपको पता तो है ना कि इतना 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 कर करके हम ऐसे ना 11th क्लास के अंदर जब पढ़ोगे ना मैथमेटिक्स, और अच्छा बेस अगर हो ना तुम्हारा, तो वहाँ पर पढ़ने में एक इंटरेस्ट सा बनता है कि हम शुरुआत से ही सही चीज़ें सीखते जा रहे हैं, तो बीच में कहीं दिक्कत ना आए, है ना। ये करना ईजी सही है रहता है। ए बी पॉइंट के नाम रख लिए, और रेशो क्या है, और पॉइंट लिया। एटलीस्ट मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, जो दिख रहा है ना वो सी के पॉइंट ऑफ डिवीजन है। आपने फॉर्मूला लगा दिया, आपको पता ही नहीं यार एक्चुअल में था क्या, सीन क्या था। अब पॉइंट ऑफ सी इज गिवन बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, भूल मत जाना फॉर्मूला, 2 + 3, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस, और ब्रैकेट में लिख दो बाय, है ना। और थोड़ी सी और अगर मन में ऐसे है ना तो फिर मेंशन भी कर दो फॉर्मूला। नहीं कर देना यहाँ पर m1x जो भी था फॉर्मूला मेंशन कर देना। नहीं है तो सेक्शन फॉर्मूला, जो नाम तो बताया, इतनी बेइज्जती मत करो उसकी। c इज इक्वल टू क्या बना, 8 + 6 बाय 5, 2 + 9, 10 + 9, 19। दैट इज द। अब मैं रेशो अलग कर दूं, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? चलो अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन था? दोनों कोऑर्डिनेट्स और रेशियो। अब एक चीज, अब फाइंड की जगह क्या कर दिया? कोऑर्डिनेट को वैसे ना, मतलब टेक्निक आई ना तुम्हें कि अब तुम्हें करना तो आना चाहिए ना। क्वेश्चन क्या कर दिया, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस आर दिस, मतलब ये कोऑर्डिनेट है किसके, उस पॉइंट के जो डिवाइड कर रहा है, जो लाइन जॉइनिंग है दिस एंड दिस को, कौन सी रेशो में निकालनी है, फाइंड द रेशो। तो इस बार ये गिवन है और ये भी गिवन है, और हमें रेशो क्या मानू, रेशो m रेशो n। चलो तुम्हारी बात मानकर मैंने मान ली रेशो m रेशो n, इसको हटा दूं। अब करें क्वेश्चन, सेम ही हुआ, ये गिवन है इस बार। अच्छा अब ये बताओ, c गिवन है आपको 14/5 और, बट c को आप निकाल भी तो सकते हो बाय यूजिंग, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला इट इज 4m
प्लस 2n डिवाइडेड बाय, नहीं समझ में आया, हाँ वही सेक्शन फॉर्मूला, और फिर 3n और रीज़न क्या लिखेंगे, पूरा लिख लेना शॉर्ट में, कोई एब्रिविएटेड नाम नहीं होता उसका, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हैं, दीज आर इक्वल, वाई दोनों ही तो सी हैं, और जब दो चीज़ें इक्वल हैं, जैसे a, b 4, 5 इक्वल होते हैं, तो आप क्या कहते हो कि a 4 है और b कोऑर्डिनेट है ना, एब्सिसा भी इक्वल होंगे और ऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे, तो देयरफॉर दैट इंप्लाइज 14/5 किसके इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई 14m, ठीक, ये वाला उधर गया, ये वाला इधर आया, m के डिवाइड में, ये डिवाइड में आ गया, ये डिवाइड में आएगा, क्या बनेगा, सॉल्व करो तो m/n चाहिए थी ना मेरे को, 2, यही आंसर आया, मतलब पहले रेशो यही ली थी हमने, तो रेशो से पॉइंट निकालना और पॉइंट से हो जाएगा। अच्छा वो किसी काम का नहीं था, हाँ कर लेते हैं, उससे भी सेम आता, दोनों में से, अब जरूरी नहीं कि दोनों से करना है, हाँ कंफर्म करने के लिए सही कह रहे हो कि अगर वेरीफाई करना है तो आप इससे भी कर लो, सेम आएगा आंसर, 19m 19n 25m, तो ये 15n इधर आया तो 4n और 6m, वही बन गई बात, हो जाएगा। चले आगे, बट मेरे को लगता है ये बकवास, ये चीज़ m और n, मैं एक काम करता हूँ, अब हमने m/n लिया ना, अगर मैं n से डिवाइड कर दूँ तो m/n/1 और m/n का नया नाम k रख सकता हूँ, इसका मतलब मेरे को यहाँ पर m/n की जगह अगर मैं k/1 ले लूँ तो कोई तकलीफ तो नहीं, ठीक। ईजी क्या होगा, देखो इससे क्या बेनिफिट होता है, होता तो कुछ नहीं, लिखना तो उतना ही पड़ता है, इनफैक्ट थोड़ा सा ईजी हो जाता है, कैसे देखो, लेट द रेशो बी k/1, अब हर बार k/1 ले लो, क्वेश्चन वैसे ही करना है, c के कोऑर्डिनेट है 14/5 और 19/5, c के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले से निकालते हैं, 4k और 1 को 2 से करोगे तो डिवाइडेड बाय, अब mn नहीं लिखना पड़ा, बस k से ही काम चल गया, और कितना k प्लस, वेरी गुड, आगे 5k प्लस 3k प्लस, क्लियर। और ये किसके इक्वल करूंगा, तो क्या लिखूंगा आगे, ऑन कंपेयरिंग, ठीक, 4k प्लस 2 डिवाइड बाय किसके इक्वल, 5 से 20k, क्या लिखा है मैंने, 14 प्लस का, ये इधर आया तो, और ये इधर क्या तो, k/1, आपने k/1 ली थी, k/1, k/1 का आंसर क्या आया, नहीं आई बात समझ में, k की वैल्यू 2/3, तो रेशो बनेगी क्योंकि k/1 ली थी, ये ज़्यादा इजी हुआ पहले से, तो एक ही बात थी, mn लिखने की जगह k लिखना पड़ रहा है सिर्फ, है ना, तो ऐसे कर लिया करो। चलिए आगे, अच्छा अब अगर एक एंड पॉइंट हटा लूँ, इसमें मेंशन करने की जरूरत तो नहीं है ना कि हमने उसे n से डिवाइड किया, नहीं, आपने लिखना है लेट द रेशो बी k/1, लेट c डिवाइड से भी इन k/1, वो लिख लोगे ना पहले लाइन, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन वाला क्या करता है, एक तो ये क्वेश्चन आ गया है ना, अब इसमें कोई एक पॉइंट हटा लूँ तो दूसरा निकाल लोगे, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कितने क्वेश्चन कर लिए, 2 कर लिए, एक तरीके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक सर्कल दे दिया उसने, डायमीटर के एंड पॉइंट ए बी डायमीटर हो गया, सर्कल का सेंटर है 1, -2, एक पॉइंट है 2, 5, फाइंड ए, क्वेश्चन समझ में आ गया, फाइंड वन एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर इफ अदर एंड पॉइंट इज गिवन एंड सेंटर इज गिवन, रेशियो तो पता है, हाँ आई नो दैट, ये रेशो, यह सिंपल सी बात है, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, इस पॉइंट को लेट कर लेता हूँ x, और तो x प्लस 2/2, याद है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2/2, और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय, ये किसके इक्वल करूंगा, करूंगा आगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी, इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो भी वैल्यू आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ नहीं, फाइंड द पॉइंट ऑफ
ट्राइसेक्शन वर्ड यूज किया, ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2,3 एंड 6,8। तो लाइन ज्वाइनिंग क्या है? 2,3, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट, ठीक है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड द, क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, एक नहीं होगा, 2 होंगे। ये तो खुद ही पता करना है आपको, वैसे पॉइंट भी लिखते तो कोई बात नहीं, आप खुद समझदार हो। सी और डी ट्राइसेक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 2 होंगे। अगर कहते हैं 4 इक्वल पार्ट्स तो 3 पॉइंट होंगे। अब मेन बात है सी पॉइंट के लिए रेशो क्या लूंगा? इस सी पॉइंट के लिए एक मिनट बताना चाहिए क्या रेशो लूंगा। इस सी पॉइंट के लिए रेशो क्या लेंगे? मुझे सी पॉइंट निकालना है, तो रेशो क्या लेंगे सी पॉइंट के लिए? बताइए। AC इज टू CB या BC, करेक्ट। वैल्यू बताना रेशो की, इक्वल पार्ट्स में कर रही है या ट्राइसेक्शन, ट्राई मतलब 3, इक्वल पार्ट्स को ही ट्राइसेक्शन कहते हैं। बाइसेक्शन 2 इक्वल पार्ट्स बाय डेफिनेशन, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। अब ये बताओ मेरे को, A से C की लेंथ को x लेंगे, C से D की लेंथ को भी x और D से B की लेंथ को भी नहीं आई बात समझ में? इधर का एक पार्ट है, उधर के 2 हैं, तो रेशो। अब D के लिए ऊपर इसने लिखा, कंफ्यूज ना हो जो, 2 रेशो। दोबारा बताऊं क्या? अब मुझे ये बताओ C का पॉइंट कैसे निकालोगे हाथों से? हाँ इजी, 1 into 6 is 6, 2 into 2 is 4, 1 plus 2 is 1 into 8 is 8, 2 into 3 is 10/3 और कैसे निकाला? 1:2 यूज करके। ये 1:2 इन दोनों एंड पॉइंट्स के लिए है, क्लियर। डी के लिए कैसे करोगे? 2 into 6 12, 1 into 2 2, 2 plus 1 3, 2 into 8 16 और 1 into 3 3/3, 19/3, 14/3। दोबारा बताऊं क्या? चलें आगे। अब इसी क्वेश्चन में अगर 4 पार्ट्स आ जाए, 4 इक्वल पार्ट्स, तो पहले पॉइंट के लिए, दूसरे पॉइंट के लिए 2:2, 2:2 सॉल्व करके 1:1 नहीं आया। और लास्ट पॉइंट के लिए ये पॉइंट गिवन होगा, 3 पॉइंट 3 रेशो अलग अलग से निकाल लेना, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन ये था, लास्ट इसमें आएगा। अभी क्वेश्चन में आपको रेशो निकालनी थी और एंड पॉइंट्स दे रखे थे, है ना। क्वेश्चन क्या था अभी जिसमें हम रेशो निकाली थी? 2,3 पॉइंट है, 4, रेशो क्या थी? नहीं वो तो हमने निकाली थी ना रेशो, हमने रेशो निकालनी है, तो क्या मान ली रेशो? A और B गिवन है, C पॉइंट गिवन था 14/5 और 19/5 समथिंग गिवन था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द रेशो इन विच पॉइंट ऑफ डिवीजन या C डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, और C के पॉइंट गिवन है। फाइंड द रेशो इन विच C जो पॉइंट है, क्वेश्चन ये था, फाइंड द रेशो इन विच C पॉइंट दे रखा है ना 14/5 और जो भी है, डिवाइड्स AB, A एंड B जो भी रेशो है, जो भी एंड पॉइंट्स है। तो C के दोनों पॉइंट हमें दिए हुए थे, लेकिन आपको पता है कि अगर एक भी दिया होता तो भी रेशो आ जाती। एक से ही हुआ था 14/5, एक से ही हो गया था। अब क्वेश्चन वाला है चलाक कैसे है? वो ये पॉइंट देगा नहीं तो आप ऐसे तो निकाल नहीं पाओगे, लेकिन वो आपको एक हिंट दे देगा, फाइंड द रेशो इन विच C विच लाइज ऑन x एक्सिस। समझे? C पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है? C पॉइंट कौन सी रेशो में डिवाइड कर रहा है? A और B को, और उसने C पॉइंट दिया नहीं है, सिर्फ इतना बता दिया कि C पॉइंट कहां लाई कर रहा है? x एक्सिस पर। अगर x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो C की शक्ल कैसी होगी? हाँ, क्योंकि x एक्सिस पर y क्या होता है, तो हम, हाँ वही बात है, इतनी चालाकी कर सकता हुआ ना, तुम मुझसे ज्यादा जाने हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर वो कह रहा है कि C लाई कर रहा है कहां पर, तो कोऑर्डिनेट क्या लेना है, और अगर y एक्सिस बोल रहा है तो बस इतनी सी वो कर सकता है, इतनी औकात है उसकी।
ये तो डायरेक्टली 2 पॉइंट बता देगा, नहीं तो क्या कहेगा वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है वाई एक्सिस पर। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, पहले मेरे पास दोनों ऑप्शन थे कि मैं एक्स से भी निकाल सकता हूं, इस बार सिर्फ किससे निकाल सकता हूं, वाई से। नंबर तो 0 गिवन है, क्लियर, एक्स एक्सिस पर दे रखा है। तो क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला 4k प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 5k प्लस का 3। मुझे तो जरूरत नहीं पड़ती आपको एरो वैरो बनाने की, ऐसे देख के पता लग जाता है, प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें भी आ जाएगा। ये क्या चीज़ निकली, बाइसेक्शन फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू व्हाट, x, 0। x या 4 डाल लो, कुछ नहीं निकलेगा x से, x से थोड़ा कुछ निकल रहा है। लेकिन y से देखो क्या निकलता है, 5k प्लस 3y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 5k प्लस 3, तो k की वैल्यू 5k इक्वल टू -3। घबराना नहीं, रेशो नेगेटिव भी हो सकती है, इसी को एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। अब सिलेबस में है तो नहीं, पर रेशो नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। और ये k रेशो 1 क्या आंसर आया, -3 रेशो 5, ठीक है। इसको 3 रेशो 5 एक्सटर्नली भी लिखते हैं। अभी k की जो वैल्यू आई है आपके पास आंसर आ गया माइनस का। अब आपको x निकालना है, अगर वो के कोऑर्डिनेट भी निकाल दो तो यहाँ पर डाल दो k की वैल्यू -3 डाल दोगे, x निकल गया, वो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, हो जाएगा। इतने ही मजाक कर सकता वो आपसे, है ना। तो कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, बाइसेक्शन वाला कर लिया, ट्राइसेक्शन वाला कर लिया, रेशो गिवन थी तो पॉइंट निकाल लिया, और पॉइंट गिवन था तो रेशो निकाल ली, और डायमीटर वाला कर लिया, 4 इक्वल पार्ट्स हो गया, ट्राइसेक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, एक ऐसे थोड़ा सा और छोटा मजाक कर ले अगर हम, तो ऐसा है कि जैसे मान लो कि ये वाई एक्सिस है, ठीक है यार, घर से ही कर लेना, ठीक है, घर से ही कर लेना। इसका ना एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करना खुद से करने की, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। अब 7.2 कंप्लीट कर लेना, होमवर्क 7.2